गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही रहिए। और सर्दी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बाकी पढ़ाई का बेहतरीन समय चल रहा है। इस समय पर पढ़ाई सबसे बेहतरीन होती है। आराम से बैठ के पढ़ते रहिए और पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए, तो आगे बढ़े हम। कल हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी क्रांतिक कोण के बारे में। क्या के बारे में बात की थी? क्रांतिक कोण के बारे में। और क्रांतिक कोण के बारे में हमने बात की थी तो हमने बताया था कि वह कोण जिस पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ऐसा कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो क्रांतिक कोण सी हमने क्रांतिक कोण बताया था। ये क्या होता है अपना? क्रांतिक कोण होता है। और क्रांतिक कोण मतलब वह कोण जिस पे कोई भी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, वो कोण क्या कहलाता है? अपना क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है? इसी बात यहां तक कल हमने कर लिया था। आगे अगर हम बात करें, क्या बात करते हैं? देखिए, अब जब क्रांतिक कोण हमारे पास हो गया तो क्रांतिक कोण के बाद में हमें पढ़ना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है सर जी? सुनिए, देखिए होता क्या है कि जब होता क्या है कि जब क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दें, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी निकल के आएगी जिसमें अपवर्तित किरण लौटकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिस माध्यम से वह गई थी। जिस माध्यम से प्रकाशित किरण गई थी उसी माध्यम में लौटकर क्या हो जाती है? प्रकाशित किरण वापस आ जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, तो नेक्स्ट अगला अपना टॉपिक होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपवर्तन की वह घटना जिसमें अपवर्तित किरण लौटकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिस माध्यम से वह गई थी, यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। मैं यहां से कहूंगा अपवर्तन की वह घटना जिसमें जिसमें प्रकाशित किरण लौटकर लौटकर उसी माध्यम में उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस आ जाती है वापस आ जाती है वापस आ जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन परावर्तन कहलाता है। कहलाता है। ठीक है बेटा जी। ये जब आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए और क्रांतिक कोण से मान जैसे ही ऊपर होता है तो प्रकाशित किरण लौटकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिस माध्यम से वह गई थी। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो माध्यम है,
इसको मैं मान लेता हूं इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है। मैंने कहा कि प्रकाशिक किरण, एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से आई, एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से आई, ये आ गई प्रकाशिक किरण। और इसमें क्या हुआ, मैंने क्या कर रखा है, यहाँ क्या होगा इसका, ये क्या हो गया इसका अभिलंब। तो ये प्रकाशिक किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हटी। क्लियर है इतनी सी बात। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस एंगल को और बढ़ा दिया, ये आ गया, इसको मैं मान लेता हूं I1, ये I2 हो गया। और ये जो I2 है ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्रांतिक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, क्रांतिक कोण। और जैसे ही क्रांतिक कोण हुआ तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि मैं इस क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा देता हूं, मैं इस अपवर्तन कोण का मान और बढ़ा दूं, तो भी बढ़ गया। तो ये प्रकाशिक किरण अब क्या करेगी, लौटकर उसी माध्यम में आ जाएगी जिस माध्यम से वो गई थी, लौटकर कहाँ आ जाएगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी जिस माध्यम से प्रकाशिक किरण गई थी। लीजिए ये आ गई, ठीक है। तो ये तो कौन सी है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये कौन सी है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और अपवर्तन की घटना में ही क्या होने लग गया, परावर्तन होने लग गया। तो यही क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तित, परावर्तित किरण। क्लियर है तीसरी बात। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। और उसी में मैंने क्या कर दिया कि क्रांतिक कोण से जैसे ही मान बढ़ाया, क्रांतिक कोण से जैसे ही मान बढ़ाया तो प्रकाशिक किरण लौटकर उसी माध्यम में वापस आ गई जिस माध्यम से वो गई थी। यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती। क्लियर है इतनी सी बात, करिए नोट डाउन। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करेंगे, जैसे ही अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे मैं कह दूं कि जल में वायु का बुलबुला बन रहा है, जल में वायु का बुलबुला, और जब उस पर प्रकाश आपतित होता है तो बुलबुला क्या होने लग जाता है, चमकने लग जाता है। तो मैं कहूंगा जल में वायु के बुलबुले का चमकना, टूटे हुए कांच, कांच कोई चटक रहा है, चटके हुए कांच का चमकना भी काय का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मृग मारीचिका का बनना काय का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठंडे प्रदेशों में मारीचिका का बनना काय का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उदाहरण काय के हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा पिताजी, तो वो होगा अपना पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, रीयूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं काई की प्रकाशिक तंतु की, काई की बात कर लेता हूं मैं, प्रकाशिक तंतु की बात करने। अगर प्रकाशिक तंतु की हम लोग बात करेंगे तो प्रकाशिक तंतु होता क्या है,
प्रकाशिक तंतु एक इस प्रकार का तंतु होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ऐसा तंतु जिसके माध्यम से प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। कैसे, दूर संचार हो गया, क्या हो गया, दूर संचार हो गया, अंतःदर्शी हो गया, ये काय के उदाहरण हो जाएंगे, ये काय के उदाहरण हो जाएंगे, आपके प्रकाशिक तंतु के उदाहरण हो जाएंगे। तो अनुप्रयोग में मैं अगर देखूं तो सबसे पहला अपना जो उदाहरण है वो कौन है, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। क्लियर है तो इसी बात। तो प्रकाशिक तंतु की अगर मैं बात करूं तो प्रकाशिक तंतु की क्या हो जाएगी, प्रकाशिक तंतु देखिए देखिए ये होता है प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, है आधारित है, जिसके माध्यम से प्रकाशिक सिग्नल या प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, देखिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है प्रकाशिक तंतु का। इस प्रकार का कौन होता है, प्रकाशिक तंतु होता है। ठीक है, इस प्रकाशिक तंतु में हम क्या करते हैं, प्रकाशिक किरण इस प्रकार से जाएगी, परावर्तित होगी, फिर ऐसे जाएगी, और इस प्रकार से परावर्तित होती हुई प्रकाशिक किरण ऊर्जा की बिना खपत किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। और प्रकाशिक तंतु के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे जी, तो प्रकाशिक तंतु के उदाहरण हो जाएंगे अपने कौन कौन से, उदाहरण क्या उपयोग कह सकते हैं इसके, जो इसके उपयोग होंगे, काय में करते हैं इसके उपयोग प्रकाशिक तंतु के क्या देखने हैं, हमें उपयोग देखने हैं। तो प्रकाशिक तंतु के अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसका क्या करते हैं, दूर संचार में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और अगला इसका उपयोग की अगर मैं बात कर लूं तो इसका अगला उपयोग कर लेते हैं अंतःदर्शी में कर लेते हैं, अंतःदर्शी में भी इसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। क्लियर है तो इसी बात। तो ये हो गया आपका क्या, प्रकाशिक तंतु मतलब जिसमें ऊर्जा की खपत किए बिना या मिनिमम ऊर्जा की खपत किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नलों को स्थानांतरित किया जाता है, भेजा जाता है, ऐसा प्रकाशिक उपकरण क्या कहलाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। क्लियर है तो इसी बात, करिए नोट डाउन। चलिए हो गया बेटा जी, स्क्रीनशॉट मारा करो। अगली अगर मैं बात कर लूं
तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ सर जी, और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो जाएंगे काई के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा वाला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका काई का बेटा, वो होता है आपका हीरे का चमकना। तो दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा कौन हो जाएगा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी काय का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। होता क्या है कि हीरे की जो कटाई की जाती है वो उस तरीके से की जाती है कि इसमें प्रकाशित या प्रकाश जब आंतरिक रूप से चला जाता है तो सतहों से बार बार क्या होता है, परावर्तित होता है, और प्रत्येक सतह से प्रकाश जब निकलता है तो हीरा क्या होता है, चमकता जाता है। तो काय का उदाहरण है, काय का उदाहरण है जी अपना, ये उदाहरण है साहब अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगले की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं रेगिस्तान में मृग मारीचिका, मृग मारीचिका, मृग मारीचिका का बनना। रेगिस्तान में मृग मारीचिका का बनना। रेगिस्तान में भी क्या होता है, मृग मारीचिका का बनना का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आपने देखा भी होगा कि मान लो बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, जैसे जून या जुलाई के महीने में, और जून और जुलाई के महीने में जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि रोड पे कुछ दूरी पे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सामने पानी फैला हुआ है, जल फैला हुआ है सामने। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, उस स्थान पर जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कोई जल नहीं है। हाँ, उससे आगे, उससे कुछ दूरी पे फिर दोबारा से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे क्या फैला हुआ है, जल फैला हुआ है। वही तो क्या है, मृग मारीचिका है। वही तो क्या है, मृग मारीचिका है। रेगिस्तान में यही कंडीशन और ज्यादा होती है, क्योंकि रेगिस्तान में तो और ज्यादा गर्मी होगी, और ज्यादा गर्मी होगी, धूप ज्यादा होगी, पूरे में रेत रेत होगा, तो आपको कुछ दूरी पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई तालाब बना हुआ है। इतना क्या बना हुआ, कोई तालाब, पानी इतना है। तो उसी परिघटना को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में मृग मारीचिका का बनना। अगला मैं देखूं तो ठंडे प्रदेशों में भी वही घटना होती है। तो मैं कहूंगा ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में मारीचिका, ठंडे प्रदेशों में मारीचिका, मारीचिका का बनना, का बनना। ठंडे प्रदेशों में मारीचिका का बनना भी क्या का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्लियर है। अगले की अगर मैं बात कर लूं, अगले की अगर मैं बात कर लूं तो अगले की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाता है, कांच में पड़ी, कांच में पड़ी दरार, दरार का चमकना, का चमकना। ये भी काय का उदाहरण है, ये भी उदाहरण है साहब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। होता क्या है, एक कांच है आपके पास, वो बीच में से थोड़ा सा चटक गया। अब बीच में से जैसे ही चटकेगा वो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वायु प्रवेश कर जाएगी। अब जैसे ही वहां पे वायु प्रवेश करी तो इधर कांच, इधर भी कांच, लेकिन मध्य में जो रिक्त स्थान है वहां क्या हो गई, वायु प्रवेश करेगी। अब जब वहां पे वायु प्रवेश कर गई तो माध्यम परिवर्तित हुआ कि नहीं, और जैसे ही माध्यम परिवर्तित हुआ तो वहां पे भी कौन सी परिघटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना होती है, इसीलिए कांच में पड़ी दरार भी क्या होने लगती है, चमकने लगती है। क्लियर है। अगला अगर मैं देख लू, अगला अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा तो मछली द्वारा, मछली द्वारा प्रेक्षित, प्रेक्षित विश्व या कोई भी स्थान। देखिए होता क्या है कि मछली जल में ऊपर से
कोई जहाज वगैरह बोट वगैरह कोई जा रही है तो मछली जब ऊपर की तरफ देख रही होती है तो उसे वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई न दिख के उससे कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है। ये काय के एग्जाम्पल में आता है, ये भी काय के एग्जाम्पल में आता है। ये आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब वो देखती है तो उसको क्या प्रतीत होता है, सबका सब एक शंकु के रूप में। भाई मछली ऐसे है, वो ऐसे करके जब देख रही होगी तो कैसे, ऐसे करके तो जा रहा होगा, ऐसे करके तो दिखाई दे रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, एक शंकु बन रहा होगा। पूरा का पूरा कैसा प्रतीत होता है, उसको एक शंकु के रूप में प्रतीत होता है। देखिए किस प्रकार से, ऐसे करके यहाँ नीचे मछली है, उसको जो दिखाई देता है किस रूप में दिखाई देता है, कौन से रूप में, इस रूप में। यहाँ कोई भी जहाज वगैरह है, यहाँ मच्छी है, वो इस प्रकार से देख रही होगी, वो ऐसे करके आ रहा होगा। तो इसको अगर मैं देखूं, यहां से देखिए मच्छी एंगल बनाती है, ये वाला एंगल। इस एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं, कितना मान लूं, अल्फा। तो जो अल्फा का मान होता है, अल्फा का मान होता है वो होता है 49 डिग्री। कितना होता है, 49 डिग्री। और यहीं से अगर आपसे पूछने लग जाए कि मछली द्वारा जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर। तो इस शंकु की त्रिज्या, शंकु की, शंकु की, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो निकल के आती है, शंकु की त्रिज्या कितनी निकल के आती है अपने पास में, ये निकल के आती है आर बराबर एच टेन अल्फा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो आर बराबर ये हो जाएगा एच टेन 49 डिग्री। कितना आता है, एच टेन 49 डिग्री, 49 डिग्री। एच क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई। एच क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई। यहीं से अगर आप पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना गिरेगी, भाई ये जो शंकु का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल ये वाला देखना है, वृत्तीय क्षेत्रफल, पूरे शंकु का नहीं देखना। भाई यही वाला क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल में ही तो देख पाएगी मछली। भाई मछली कितने, इस वाले क्षेत्रफल में ही तो देख पाएगी। तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का, ये वृत्त ही तो बन रहा है, ये वृत्त ही तो बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से क्षेत्रफल ए बराबर कितना आएगा, पाई, और इसका स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर टेन स्क्वायर 49, एच स्क्वायर टेन स्क्वायर 49। इस प्रकार मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व की क्या देखते हैं हम, एरिया के कितने एरिया तक मछली देख सकते। क्लियर है इतनी सी बात, आगे बात सुनने। तो ये काय के अनुप्रयोग हो गए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हो गए। क्लियर है, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा जी। तो अगला अगर देखें तो ये क्या हो गया, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग पढ़ लिए हमने। अब जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग पढ़े हमने, तो अब मेरी बात सुनिए। देखिए हमने स्टार्ट की थी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हमने देखा कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स देखने के बाद में हम पहुंचे परावर्तन पे।
परावर्तन की परिघटना हमने देखी। परावर्तन की परिघटना जब हमने देख ली तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हमने देखा अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो फिर और थोड़े से आगे बढ़े, थोड़े से आगे बढ़े तो हमने देखा कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। अब ये सारी की सारी परिघटनाएं जो हो रही थी वो कैसे हो रही थी, कैसे हो रही थी, माध्यम परिवर्तित होने से। कैसे हो रही थी, माध्यम परिवर्तित होने से। तो जैसे ही माध्यम परिवर्तित होते होते हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगला अपना जो टॉपिक होता है वो होता है लेंस। कौन सा होता है, लेंस। अब हमें क्या पढ़ने हैं, लेंस पढ़ने हैं। जब लेंस हम लोग पढ़ लेंगे तो लेंस के बाद में हम क्या करेंगे, लेंस की परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या का अध्ययन करेंगे, लेंस की परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। और लेंस की परिघटनाओं का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो लेंसों को सबसे पहले हमें देखना होगा। तो अगला अपना टॉपिक होगा लेंस। अगला अपना टॉपिक कौन सा है जी, अगला अपना टॉपिक है लेंस। आप सभी जानते होंगे कि लेंस होता क्या है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि लेंस होता क्या है, नहीं जानते। मेरा लेंस, ये भी क्या है, लेंस ही तो है कि नहीं है। हरिया समझ में। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जो या तो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, ऐसा ही माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, लेंस कहलाता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दो, क्या कह सकता हूं मैं, दो वक्र पृष्ठों, दो वक्र पृष्ठों अथवा 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 एक वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ पृष्ठ से घिरा पारदर्शी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता कहलाता है, ठीक है। या तो दोनों के दोनों वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ हो, एक समतल पृष्ठ हो, तो ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा, क्या कहूंगा, लेंस, लेंस दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है अपने पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा कौन सा होता है अपने पास, आपने कहा सर जी अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। दर्पण भी तो पढ़े थे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो वही परिघटना है। कौन सा, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। क्लियर है तो इसी बात। तो हम बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में, बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। तो नंबर एक पे अपना कौन सा है, उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो मैं उत्तल लेंस की अगर बात करूं तो उत्तल लेंस होता क्या है, समझिए। ऐसा लेंस जो मध्य भाग में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। मध्य भाग में मोटा तथा किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। ऐसा लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए जैसे मैंने कहा इस प्रकार से, देखिए बीच में मेरे जो हाथ है वो क्या है, उभरे हुए हैं और साइडों पे क्या है, दबे हुए हैं। तो ऐसा लेंस
पारदर्शी अगर ये होता है क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि ऐसा ऐसा लेंस जो कैसा हो बेटा? मध्य भाग में मध्य में मोटा उभरा हुआ भी लिख सकते हैं। मध्य में उभरा हुआ तथा तथा किनारों पर पतला होता है पतला होता है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है कहलाता है क्या कहलाता है बेटा जी? उत्तल लेंस कहलाता है। जो मध्य में तो क्या होगा? मोटा होगा और किनारों पर कैसा होगा? पतला होगा। तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि या तो दोनों पृष्ठ कैसे हो? वक्र हो, या एक पृष्ठ वक्र हो और एक कैसा हो? एक समतल पृष्ठ हो। तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब आपने कहा सर उत्तल लेंस, क्या सिर्फ यही होगा कि मध्य में दोनों तरफ से मोटा हो और बीच में सॉरी साइडों पे क्या हो? पतला हो, तो ऐसा लेंस क्या ऐसा ही लेंस कहलाएगा उत्तल लेंस? मैंने कहा ना बेटा जी ना, ऐसा नहीं है। उत्तल लेंस के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो आपने कहा बता दीजिए सर। जी बेटा, मैं कहूंगा उत्तल लेंस के प्रकार उत्तल लेंस के प्रकार उत्तल लेंस के प्रकार ठीक है। आ रही बात सुनने? तो उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं उत्तल लेंस के। देखिए उत्तल लेंस के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो होता है वो होता है समतलोत्तल लेंस। कौन सा होता है? समतलोत्तल लेंस। मतलब एक भाग जिसका समतल हो और एक भाग समतल हो और दूसरा कैसा हो? उत्तल हो। देखिए इस प्रकार से एक भाग समतल और दूसरा कैसा है? उत्तल है। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है? समतलोत्तल लेंस। समतल प्लस उत्तल यानी समतलोत्तल लेंस। तो यहां से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं एक भाग समतल और दूसरा भाग कैसा हो जाए? दूसरा भाग कैसा हो जाए? वक्रीय हो जाए। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है? समतलोत्तल समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। सेकंड अगर मैं बात करूं मैं कह दूं सर जी एक तो उत्तल है और एक अवतल है। एक तो उत्तल है और दूसरा अवतल है। तो उत्तल और अवतल दोनों को मिला दिया है तो क्या बन जाएगा? उत्तलावतल। भाई उत्तल प्लस अवतल क्या बन जाएगा? उत्तलावतल लेंस। उत्तल एक तो क्या हो जाएगा अपने पास? उत्तल। ये लो जी उत्तल भाग हो गया और इसी में क्या मिला दूं मैं? अवतल भाग और मिला दूं। ये लो साहब, ये कौन सा बन गया? ये बन गया सर जी उत्तलावतल। उत्तलावतल उत्तलावतल लेंस। उत्तल प्लस अवतल क्या बन जाएगा? उत्तलावतल लेंस। सर जी ये समतल उत्तल अवतलावतल हिंदी के पार्ट है बेटा, हिंदी का पार्ट है। समतल प्लस उत्तल अ प्लस ओ क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। उत्तल उत्तल अ प्लस अवतल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दीर्घ आ। क्या बन जाएगा?
दीर्घ आ और दीर्घ आ तो कौन सी होगी, कौन सी संधि है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि अ प्लस अ क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बनेगा, तो इसमें कौन सी संधि होगी, ये आप कमेंट में बताएंगे होमवर्क। ठीक है मास्टर, फिजिक्स के साथ हिंदी भी, हाँ बेटा थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाए। ठीक है तो ये तो आप समझ गए, तो ये तो कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, बीच में या तो छोटा ओ दिखे या छोटी ए दिखे तो कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। और अ दीर्घ आ सबसे पहली है, इतना सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे पहली वाली संधि। ठीक है हरी बात सुन में, अरे दीर्घ दीर्घ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अ प्लस अ से दीर्घ आ बना तो कौन सी संधि बनी। ठीक है वहां से हो गया। अगला तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा कौन सा पार्ट है, मैंने कहा कि मैंने एक पार्ट लिया उत्तल, दूसरा पार्ट भी लिया उत्तल, तो उत्तल प्लस उत्तल, उत्तलावतल, कौन सी, उत्तलावतल। ठीक है या फिर इसी को दूसरा नाम दे देते हैं उभयोत्तल लेंस, उत्तल उत्तल उत्तल, या फिर क्या दे देंगे उभया उभयोत्तल लेंस। देखिए एक पार्ट मैंने कौन सा लिया उत्तल का, दूसरा पार्ट मैंने कौन सा लिया उत्तल का। ठीक है तो क्या बन जाएगा उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल, अ प्लस अ क्या बन जाएगा दीर्घ आ, क्या बन जाएगा उत्तला, उत्तल उत्तल, उत्तल उत्तलोत्तल, उत्तलो उत्तलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस, उत्तल प्लस उत्तल, अ प्लस ओ क्या बन जाएगा ओ बनेगा, कौन से में पहुंच गया, गुण स्वर संधि। ठीक है आई बात समझ में, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है, या फिर इसी को बोलते हैं उभयोत्तल लेंस, क्या बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। क्लियर है जी बात, कोई दिक्कत, तो ये कौन से हो गए आपके, ये हो गए सर जी आपके उत्तल लेंस के प्रकार। ठीक है उत्तल लेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के हो गए, समतल में उत्तल जोड़ूंगा, समतल उत्तल, उत्तल में अवतल जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा उत्तलावतल, अगर मैं उत्तल में उत्तल जोड़ूंगा क्या बन जाएगा उत्तल उत्तल अथवा उभयोत्तल लेंस। क्लियर है तीसरी बात, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी, चलिए अगला बात करते हैं। अगली अगर हम बात करें तो हम काय पे बात करेंगे, अगली हम बात करेंगे तो अगली बात करने वाले हम काय पे, अगली बात करने वाले हैं अवतल लेंस के प्रकार, काय पे बात करेंगे अवतल लेंस के प्रकार। और जिस प्रकार से जिस प्रकार से जिस प्रकार से उत्तल लेंस तीन प्रकार के हुआ करते थे, उसी प्रकार से अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। तो मैं अगला अपना जो है मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं सर जी, मैं कह रहा हूं अवतल अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस के भी कितने प्रकार हो जाएंगे सर जी, अवतल लेंस के भी प्रकार कितने हो जाएंगे अपने पास, तीन होंगे। पहला कौन सा होगा सर जी, हम कहेंगे समतल में यदि अवतल जोड़ दिया जाए, समतल में यदि अवतल जोड़ दिया जाए तो कौन सा लेंस बन जाएगा, समतल प्लस अवतल, और भाई देखो मेरी बात सुनना गौर से, समतल समतल प्लस अवतल, अवतल, ठीक है यहां से अगर ल देखें तो ये क्या होगा ल,
ये बनेगा कि नहीं भाई, व्यंजन और यहाँ से अ प्लस ये अ है ही, ये अ है ही, अ और अ दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, दीर्घावरण। ठीक है, संधि अब तो पता ही चल गई होगी, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अ प्लस अ दीर्घ आ बनेगा तो कौन सी संधि होगी। चलिए मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पार्ट लिया समतल का और दूसरा पार्ट कौन सा ले लिया हमने, दूसरा पार्ट लिया हमने कौन सा, अवतल का। दूसरा पार्ट कौन सा लिया, अवतल का। तो क्या बन जाएगा, समतलावतल लेंस, समतलावतल, समतलावतल लेंस। एक पार्ट समतल और दूसरा पार्ट अवतल, तो समतल प्लस अवतल क्या बन जाएगा, समतलावतल लेंस। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि एक तो पार्ट ले लूं मैं उत्तल और दूसरा ले लूं अवतल। एक तो क्या ले लूं, समतल और दूसरा ले लूं अवतल, सॉरी, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल, क्या बन जाएगा, उत्तलावतल। या अवतल प्लस उत्तल क्या बन जाएगा, उत्तल प्लस अवतल या अवतल प्लस उत्तल, तो अवतलोत्तल लेंस। तो मैंने क्या किया, एक पार्ट तो लिया अपना, एक पार्ट, ये तो पार्ट हो गया कौन सा अपना, अवतल का। ये तो कौन सा पार्ट हो गया, अवतल का। और इसमें कौन सा जोड़ दिया मैंने, इसमें जोड़ दिया सर जी उत्तल। कौन सा जोड़ दिया, उत्तल। तो अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल, अ प्लस ओ क्या बन जाएगा, ओ, यानी क्या बन के आएगा, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। क्लियर है। अगली अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट क्या होता है अपने पास, अब अगला होगा अवतल और अवतल को जोड़ दिया जाए। कौन सा, अवतल और अवतल को जोड़ दिया जाए, तो अवतल प्लस अवतल, अवतलावतल लेंस। कौन सा बन जाएगा, अवतलावतल लेंस या उभयावतल लेंस। क्या बन जाएगा, मैंने क्या किया, एक पार्ट अवतल का लिया, एक पार्ट अवतल का, और उसमें दूसरा पार्ट कायगा जोड़ दिया, अवतल, कायगा जोड़ दिया अवतल का। क्या बन जाएगा, अवतलावतल, अवतलावतल, अवतलावतल लेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपने कहा सर उभयावतल लेंस। क्या बन जाएगा, उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल क्या बन जाएगा, उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल लेंस। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, लेंसों के प्रकार पढ़ लिए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो उत्तल और दूसरा कौन सा होता है अपने पास, अवतल होता है। फिर हमने देखा तो उत्तल लेंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आपने कहा सर जी तीन पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। तीन पार्ट कौन कौन से, समतल प्लस उत्तल जोड़ेंगे तो समतलावतल, समतल प्लस उत्तल जोड़ेंगे तो समतल उत्तल लेंस, उत्तल प्लस अवतल जोड़ेंगे तो उत्तलावतल लेंस, उत्तल प्लस उत्तल अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तल उत्तल अथवा उभयोत्तल लेंस। उसके बाद में हमने देखा कौन सा, उसके बाद में हमने देखा कौन सा अपना अवतल लेंस के प्रकार। और अवतल लेंस के प्रकारों में जब हमने देखा तो हमने देखा कि समतल में उत्तल जोड़ेंगे, समतल में यदि, समतल में यदि उत्तल जोड़ेंगे, क्षमा, समतल में कौन सा जोड़ रहे हैं, अवतल जोड़ रहे हैं सर जी। तो समतल में अगर अवतल जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, समतल प्लस अवतल, समतलावतल। समतल में अगर मैं अवतल में उत्तल अगर जोड़ूंगा तो अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल लेंस। और मैं अवतल में यदि अवतल जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, अवतल में अवतल जोड़ूंगा क्या बनेगा, अवतलावतल लेंस, अथवा इसी का नाम होता है उभयावतल लेंस। क्लियर है इतनी सी बात, जहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है ना। चलिए आगे बात करें। अब जैसे ही हमने लेंसों को पढ़ लिया, जैसे ही हमने क्या पढ़ा, लेंसों को पढ़ा, तो आपको याद होगा कि जब हमने दर्पणों को खत्म किया था तो दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बात की।
दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बात की थी। वैसे ही जब हमने लेंसों को पढ़ लिया है तो लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, क्या होगा जी? अगला टॉपिक है अपना लेंसों से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्लियर है इसी बात? चलिए, अब लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे। मैंने क्या किया, एक उभयोत्तल लेंस ले लिया। कौन सा लेंस ले लिया हमने? उभयोत्तल लेंस ले लिया। ये लीजिए, ये उभयोत्तल लेंस ले लिया। क्लियर है इतना? ये कलर सही नहीं दिख रहा इसका, चलिए कलर चेंज कर। मैंने क्या किया, दोनों पार्ट इसके उत्तल है। एक बार मैंने क्या किया, एक उभयावतल लेंस लिया। कौन सा लेंस लिया? उभयावतल लेंस। ये लीजिए, क्लियर है? और इन दोनों के माध्यम से इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। कौन सा? प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, मैंने कहा कि इसका मध्य बिंदु जो होगा, भाई ये जो लेंस बनाया गया है किसी कांच के गोले से बनाया होगा। भाई ठोस कांच का गोला होगा, उस कांच के गोले से इस प्रकार से भाग काट दिया, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा कि नहीं होगा? आपने कहा बिल्कुल होगा सर जी। जब बिल्कुल होगा तो वही जो केंद्र है वही केंद्र इसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। सी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, प्रकाशिक केंद्र सी कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं कहूंगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के लंबवत जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। भाई लेंस के, ये लेंस है तो लेंस के लंबवत इस प्रकार से, लेंस के लंबवत इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से जा रही है कि नहीं? मध्य से ऊपर, सेंटर से ऊपर जा रही है, तो ये वाली जो रेखा कहलाएगी यही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे काय के बारे में? फोकस के बारे में भी बात करने वाले हैं अभी। फोकस के बाद में हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं साहब? फोकस पे बात करने वाले हैं। और यहाँ लेंस की जब हम बात करते हैं तो फोकस भी दो होते हैं, एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, एक होता है अपना द्वितीय मुख्य फोकस। कौन कौन सा? प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में, लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक और क्लास भी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम। परंतु अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। आपका एक लाइक हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इसीलिए क्या करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।